इन तस्वीरों के सहारे समझने का प्रयास कीजिए तो आपको एक ऐसी भयानक राजनीति नजर आएगी जहां कट्टरता और विचारधारा के उफान ने भारत के दो टुकड़े कर दिए। 20 लाख से भी ज्यादा लोगों की लाश पर पाकिस्तान को बनाया गया। देश मजहब के आधार पर बांटा गया था, यानी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान और हिंदू और बाकी कम्युनिटीज के लिए भारत को बनाया गया था। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं है जितनी सुनाई देती है। ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन प्लान ने जब मुस्लिम लीग की सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को खारिज कर दिया तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया, जिसके चलते बंगाल में भीषण दंगे हुए। बंगाल के मुस्लिम लीग समर्थित मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने बंगाल पुलिस को आदेश दिया कि जो भी कार्रवाई हो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कम्युनिटीज के लोग ही रहेंगे, तो पुलिस का उसमें कोई काम नहीं है। जिसका नतीजा ये रहा कि बंगाल में कई हजारों हिंदुओं का कत्ल किया गया, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों में निर्दोष मुसलमानों की भी हत्या की गई। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया के इतिहास में ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग संस्कृतियों के नाम पर हुआ बंटवारा 2 पार्टी यानी मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस को हिंदुओं का ठेकेदार बना दिया गया था। और यही वो कहानी है जिसने पार्टीशन तक की यात्रा तय की, जिसने भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़कर हिंदू और मुसलमान की राजनीति के सहारे भारत के 2 टुकड़े कर दिए। तो कई प्रश्न खड़े हो गए, यानी आज मोहम्मद अली जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी कहां जाके खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं, पूरे अधिकार के साथ, पूरे सम्मान के साथ। दूसरा प्रश्न आकर यह खड़ा है, क्या 1925 से 47 का भारत 2025 के भारत से और आने वाले समय से मेल खाता है? तो आइए समझते हैं इतिहास के सहारे भविष्य की परिकल्पना। मुसलमान खड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आपका मजहब क्या है? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सिंबॉलिक हेड बनाते हुए 1857 में हिंदू और मुसलमानों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी थी। और ये बगावत कितनी बड़ी थी, इसको वीर सावरकर ने अपनी किताब द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बखूबी बताया है। 1857 के इस महाविद्रोह ने अंग्रेजी सत्ता की जड़ें हिला दी थी और हिंदू और मुसलमान एकता अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बनकर खड़ी थी। इसी हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने के लिए अंग्रेज एक व्यक्ति को आगे करते हैं। उनका नाम था सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो कभी हिंदू और मुसलमान की एकता की बात करते थे, आज वही सर सैयद अंग्रेजों का साथ देने और हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों को भड़काते हुए उस 2 नेशन थ्योरी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे, जो हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग संस्कृतियों पर केंद्रित था। यही सर सैयद अहमद खान आगे चलकर 1875 में एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना करते हैं, जो आगे चलकर 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी गई। यही एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज कहा जाता है पार्टीशन की नींव, यानी इनडायरेक्टली 2 नेशन थ्योरी को सर सैयद अहमद खान ने इसी एंग्लो मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज में प्रमोट किया था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में लग रहा था कि अंग्रेजों के हाथ में एक ऐसी चाबी लगी है जिसको भारत के हर ताले को खोला जा सकता है। इटावा का एक कलेक्टर हुआ करता था जिसका नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी A.O. ह्यूम। ये A.O. ह्यूम आपसी मतभेद के चलते अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देता है और कांग्रेस के बड़े लीडर्स यानी गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता और दादा भाई नौरोजी के साथ मिलकर एक बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म को प्रपोज करता है। क्योंकि ये लीडर्स पहले से ही एक नेशनल प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी कर रहे थे, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। लेकिन कांग्रेस को लेकर के अंग्रेजों से एक गलती हो गई थी। ये कांग्रेस संगठन दरअसल A.O. ह्यूम और अंग्रेजों की मिली भगत थी, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले हो या दादा भाई नौरोजी, इन्होंने इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का जमकर इस्तेमाल किया। जब भी ये स्पीच या बजट स्पीच पर बोल रहे होते तो गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेजी सरकार के बजट की धज्जियां उड़ाकर रखते थे। दादा भाई नौरोजी ने इसी बीच किताब लिखी पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें अंग्रेजों के इस कल्याणकारी राज्य को एक्सपोज करके रख दिया और बताया कि ये कोई कल्याण करने नहीं बल्कि एक्सप्लॉइट करने आए हैं, रिसोर्सेज का शोषण करने आए हैं और अपने आप को अमीर बनाने आए हैं। सारा पैसा इंग्लैंड ले जा रहे हैं, जिसको नाम दिया गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। और दादा भाई नौरोजी की इस ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी पूरी दुनिया में प्रकाशित हुई, जिसने भारत में अंग्रेजों के उस शोषणकारी रवैये को प्रदर्शित किया था। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए ईयर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में एक और पार्टी की स्थापना की गई। उसे नाम दिया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ये मुस्लिम लीग दरअसल मुसलमानों के हितों के संरक्षण की बात कर रही थी।
और मुसलमानों के हितों के संरक्षण को साधते हुए हिंदू और मुसलमान की राजनीति को भारत की राजनीति का केंद्र बनाना चाहती थी। यानी एक पार्टी हिंदुओं की और दूसरी मुसलमानों के लिए उस राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती थी जहां पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़कर कहीं ना कहीं अंग्रेजी सत्ता को मजबूत कर सकें, और हुआ भी वही। और अब तलाश थी अंग्रेजों को एक ऐसे व्यक्ति की जो इस हिंदू और मुसलमान की राजनीति को भारतीय राजनीति का केंद्र बना दे। तो नाम सामने आया लॉर्ड नथानियल कर्जन। लॉर्ड कर्जन को भारत में वाइसरॉय बने हुए अभी बस 3 ही साल हुए थे कि उन्होंने अपने कई अंग्रेज अधिकारियों को कहा कि जाओ भारत के समाज में हिंदू को मुसलमान के खिलाफ और मुसलमानों को हिंदू के खिलाफ भड़काओ। जब भारत का समाज नहीं बटा तो लॉर्ड कर्जन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और बंगाल को एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस यानी प्रशासनिक दक्षता के नाम पर बांट दिया गया। वेस्ट बंगाल जो हिंदू डोमिनेटेड रीजन था और ईस्ट बंगाल जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन था, यानी बंगाल हिंदू और मुसलमान की राजनीति की प्रयोगशाला बन चुका था। लेकिन बंगाल के हिंदू हो या मुसलमान वो सड़क पर उतरे और रात में हाथों में मशाल लेकर वंदे मातरम और अमार शोनार बांग्ला गीत गाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। तो आज जो लोग मुसलमानों को इस बात पर टारगेट करते हैं कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाते, तो उनको भारत की आज़ादी स्पेशली बंगाल पार्टीशन को पढ़ना चाहिए। और उन मुसलमानों से भी है जो आज वंदे मातरम नहीं कहते क्योंकि ये वंदे मातरम उनके खिलाफ है, उनके मजहब के खिलाफ है, तो उस भारत की आज़ादी को भी क्वेश्चन मार्क करते हैं जो भारत की आज़ादी वंदे मातरम और अमार सोनार बांग्ला को केंद्र में मानकर भारत की उस इमोशनल अपील को आगे बढ़ा रही थी जहां पर नेशनल यूनिटी, हिंदू मुसलमान एकता भारत की सबसे बड़ी ताकत थी। इसके बाद साल आता है 1906, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। 1906 में इस कलकत्ता सेशन के दौरान मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लगभग लड़ाई होते होते बची। दरअसल ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक दूसरे के खिलाफ इसलिए खड़े थे क्योंकि एक दूसरे के उस पर्सपेक्टिव को सपोर्ट नहीं करते थे जो उनकी मॉडस ऑपरेंडी यानी कार्य प्रणाली हुआ करती थी। जैसे एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि जो मॉडरेट की कार्य प्रणाली है यानी मॉडस ऑपरेंडी है वो बेसिकली आधारित है प्रेयर पिटिशन प्रोटेस्ट थे, यानी प्रार्थना करना, अंग्रेजों को ज्ञापन देना और कोर्ट में लड़ाई लड़ना यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पे आधारित थी। और एक्सट्रीमिस्ट का मानना था कि अगर ये देश हमारा है, ये भूमि हमारी है, तो किसी से प्रेयर करने की क्या आवश्यकता है, किसी से पिटिशन लेने की क्या आवश्यकता है। इसी के चलते स्वराज के ही बहुत बड़े लीडर बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसी स्वराज को भारत की राजनीति का वो केंद्र बनाना चाहते थे। यही वो लड़ाई थी जो कांग्रेस को आपसी मतभेद में ला रही थी और कांग्रेस को कमजोर कर रही थी। इसके बाद आता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ईयर था 1907। मंच पर बैठे थे फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट इस बात पर भिड़ गए कि भाई अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। दादा भाई नौरोजी मॉडरेट लीडर के तौर पर कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, तो अब मौका एक्सट्रीमिस्ट को मिलना चाहिए। मॉडरेट लीडर्स ने कहा कि एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर अंग्रेज पहले ही कार्रवाई कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो जाए कि कार्रवाई के चलते कांग्रेस की गतिविधियों पर रोक लग जाए, कांग्रेस ही प्रतिबंधित हो जाए। इसके चलते आपसी विवाद हुआ। इसके बीच एक्सट्रीमिस्ट के ही एक लीडर ने अपना जूता निकाला, मंच की तरफ फेंका और वो जूता सीधे जाके फिरोज शाह मेहता को लगा, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट आपस में भिड़ गए। इसके बाद खूब नारेबाजी हुई, जमकर प्रदर्शन हुआ और कांग्रेस के इस सूरत अधिवेशन को कैंसिल कर दिया गया। और इसी कार्रवाई के चलते बाल गंगाधर तिलक पर सेडिशन का मुकदमा चला, यानी राजद्रोह का मुकदमा चला और उन्हें बर्मा स्थित मैंडले जेल में डाल दिया गया। साल 1908 में ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक मुद्दा डिस्कस हो रहा था। अंग्रेज अधिकारी कुछ दस्तावेज लेकर के भारत पहुंचते हैं। भारत में उस पेंडोरा बॉक्स को खोला जाता है, दस्तावेज पढ़ा जाता है और अंग्रेजों का फरमान